हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल MEH 2.0 पे। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग के अंदर यूज़ होने वाली जो टर्म्स हैं उनका क्या मतलब है। इवन आप ऐसा कह सकते हैं कि पूरा सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का जो कोर्स है वो आपका थोड़े से टाइम में ओवरव्यू हो जाएगा। जो लोग एकदम बिगनर्स हैं, स्टार्टर्स हैं, जो इसकी किसी भी चीज़ के बारे में नहीं जानते, उन लोगों के लिए तो काफ़ी बेहतरीन ये वीडियो हो सकता है। इन सभी के साथ मैं आप लोगों को बता दूँ, जो लोग चैनल पर नए हैं उसे सब्सक्राइब करें। और अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए गाइस आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि CH वर्जन 11 में काफ़ी लेटेस्ट और एडवांस चीज़ें आई हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो इसका जो पहला चैप्टर या पहला मॉड्यूल जो है वो है एथिकल हैकिंग को लेकर। यानी कि हम इसमें ये जानते हैं एथिकल हैकिंग क्या है, हैकर्स क्या हैं, कितने तरह के होते हैं, हैकिंग क्या है, क्रैकिंग क्या है, कुल मिला के एथिकल हैकिंग से जुड़ी हुई वो सारी बातें जो एक बिगनर्स या स्टार्टर को पता होनी चाहिए। मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि एथिकल हैकिंग का मतलब होता है लीगल तरीके से हैक करना। अब लीगल तरीका क्या है ये मैं आपको बता दूं। देखिए हैकर लोग क्या करते हैं, जो हैकर्स होते हैं वो किसी भी चीज़ का, यानी कि किसी के अकाउंट से पैसे उड़ाना या फिर किसी की ईमेल आईडी को हैक करना या किसी को ब्लैकमेलिंग करना या उल्टे सीधे मैसेजेस करना, यानी कि कुल मिला के जो भी अलग अलग तरह का काम है जो कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है या खुद के फायदे के लिए किया गया है, वो कहलाता है हैकिंग या ब्लैक हैट हैकिंग। इसके विपरीत अगर हम बात करें कि यार ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए भी तो किसी की ज़रूरत होती होगी, तो उन्हें बोला जाता है एथिकल हैकर्स, जिनकी ज़रूरत गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स को बहुत बड़े लेवल पर है। एक छोटे से सर्वे के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अकेली माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने सुंदर पिचाई का अभी लास्ट टाइम का आप ट्वीट पढ़ सकते हैं, उसने लगभग $21 बिलियन का इन्वेस्ट करने के बारे में कहा है इस फील्ड में। तो आप अंदाजा लगाइए, जब अकेली माइक्रोसॉफ्ट कंपनी $21 बिलियन का इन्वेस्ट इस फील्ड में कर रही है तो ये फील्ड कितना बड़ा हो सकता है। तो इसी से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें आप एथिकल हैकिंग के फर्स्ट मॉड्यूल में सीखते हैं। अब हम बात करते हैं इसका जो सेकंड मॉड्यूल आता है, जो जुड़ा हुआ है फुट प्रिंटिंग एंड रिकंसिनेंस से। तो फुट प्रिंटिंग होता क्या है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए फुट प्रिंटिंग का मतलब होता है अपने टारगेट के बारे में जानकारी हासिल करना। अपने टारगेट के बारे में, यानी कि देखिए जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं या फिर आप एक एथिकल हैकर हैं, तो सबसे पहले जो टारगेट है, टारगेट कोई भी हो सकता है, एक कंपनी हो सकती है, वेबसाइट हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है। तो टारगेट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे और किस तरह से हम इकट्ठा कर सकते हैं, ये फुट प्रिंटिंग के अंदर बताया जाता है। अब टारगेट के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं थोड़ा और इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि मान के चलिए आप एक पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं और वहां कोई केस आ गया कि जहां आपको सिर्फ एक नंबर ही पता है, आपके पास क्या आया, सिर्फ एक फ़ोन नंबर आया। अब आपको ये पता करना है उस फ़ोन नंबर से कि ये व्यक्ति कौन है, कहाँ रहता है, क्या लुकिंग है, इसके कोई फोटोग्राफ्स वगैरह हैं, और जो ज़रूरी जानकारी है वो आप कैसे हासिल करेंगे, ये फुट प्रिंटिंग के अंदर सिखाया जाता है। तो आपको क्या पता है अपने टारगेट के बारे में, या तो नाम पता है या कई बार वेबसाइट का डोमेन नेम पता है या उसका ईमेल आईडी पता है। तो जो भी चीज़ आपके हाथ लगी या जो आपके पास सबूत हैं, कुछ भी खबर जो आप तक आई है, उन सारी चीज़ों की मदद से टारगेट के बारे में जानकारी हासिल करने के जितने भी तरीके होते हैं वो फुट प्रिंटिंग और रिकंसिनेंस के दौरान आप लोगों को सिखाए जाते हैं। थर्ड, अब हम बात करते हैं इसके चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जो है स्कैनिंग से जुड़ा हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्कैनिंग क्या होता है। स्कैनिंग का मतलब होता है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, कोई कंपनी हो सकती है, कोई स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी कंपनी हो सकती है या पुलिस डिपार्टमेंट, साइबर सेल, किसी का भी। तो स्कैनिंग नेटवर्क के दौरान स्कैनिंग 3 तरह से आप लोग करते हैं। सबसे पहले आ जाता है नेटवर्क स्कैनिंग, पोर्ट स्कैनिंग और वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। तो इसमें क्या होता है कि आप एक नेटवर्क को ये चेक करते हो कि नेटवर्क में कितने जो कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्टेड हैं, यानी कि कितने कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है वो बना हुआ है, 10, 20, 50, 100, 200, 500, कितने कंप्यूटर्स का बना हुआ है। दूसरा, आप ये देखने की कोशिश करते हो कि उसमें कौन कौन से जो कंप्यूटर्स हैं वो लाइव हैं और कौन से लाइव नहीं है। मान के चलो 50 कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है किसी भी संस्था के अंदर, तो उसमें से कितने कंप्यूटर्स चलते हैं, 30 चलते हैं, 40 चलते हैं, ठीक है, 45 चलते हैं, ये आप पता लगाते हैं स्कैनिंग के दौरान। दूसरा, आप ये पता लगाते हैं कि कौन कौन सी पोर्ट्स के जरिए काम हो रहा है। पोर्ट का मतलब यहाँ पे क्या है
पोर्ट वो चीजें होती हैं जिनसे डेटा फ्लो होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जो डेटा फ्लो होता है वो पोर्ट के माध्यम से होता है। तो कौन सी पोर्ट्स हैं जो ओपन हैं? कुछ ऐसी पोर्ट्स भी होती हैं जो काफ़ी ज़रूरी हैं और जो हैकर्स का टारगेट भी हो सकती हैं। कहीं वो पोर्ट तो ओपन नहीं है, अगर वो पोर्ट्स ओपन है तो आप उन्हें क्लोज कैसे करेंगे? तो ये सारा कुछ स्कैनिंग के अंदर होता है। फिर वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में पता लगाया जाता है। वल्नरेबिलिटीज़ का मतलब होता है एरर, कमियाँ, यानी कि किसी भी नेटवर्क के अंदर क्या कमियां हैं। अगर आपको कोई ऐसी कमी पता चल जाए जिससे कि पूरे नेटवर्क पे किसी का कंट्रोल बन सकता है या किसी हैकर का कंट्रोल बन सकता है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कमी हो सकती है। ये हम सीखते हैं थर्ड चैप्टर यानी स्कैनिंग के दौरान। फिर आ जाता है आपका वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट क्या होता है कि मान के चलो किसी भी नेटवर्क में आपको कमी के बारे में पता चला, तो उस कमी का कोई क्या फ़ायदा उठा सकता है, कमियां कहां पर हैं और वो कमियां किस तरह से आप ढूंढेंगे। तो देखिए, एक वेबसाइट के अंदर भी हो सकती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की, एक नॉर्मल नेटवर्क के अंदर भी हो सकती हैं। तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के अंदर उन कमियों का पता लगाया किस तरह से लगाया जाएगा, वो सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाई जाती हैं। इसका जो नेक्स्ट मॉड्यूल है उसमें आ जाता है आपका सिस्टम हैकिंग, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। देखिए, अभी तक आपने क्या किया, टारगेट्स के बारे में पता लगाया, ओपन क्लोज पोर्ट सर्विसेज, इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगाया। तो अब यहाँ पे जो है एक और कॉन्सेप्ट रह जाता है, वो है एन्यूमरेशन। तो एन्यूमरेशन के अंदर क्या होता है कि जो सर्विसेज हैं, कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो एक नेटवर्क में रनिंग में है। जैसे कि मान के चलिए FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ओपन है या क्लोज है, कितने यूजर्स हैं, कितने ग्रुप बने हुए हैं, किस यूजर को किस तरह की परमिशंस दी गई हैं। जैसे कि मैं इसे थोड़ा और आसान करता हूँ। मान के चलिए 50 कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है, एक छोटी कंपनी है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है। वहां पे एक होगा मेन कंप्यूटर जिसे हम सर्वर बोलते हैं, और बाकी जो होंगे वो होंगे क्लाइंट। क्लाइंट मतलब हमारे होस्ट हो गए। तो सर्वर और होस्ट या सर्वर और क्लाइंट आप उसे कह सकते हैं, ठीक है। तो जो सर्वर है वो आपका मेन कंप्यूटर होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको बाकी लोगों तक पहुंचानी है तो वो सर्वर से ही उसकी जो परमिशन है वो जाएगी। जैसे कि मान के चलिए मैं ये चाहता हूं कि पूरे 50 जो लोग हैं उनमें से 10 लोग ऐसे हों जो प्रिंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिंटिंग के लिए, या कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये परमिशन मैं सिर्फ 10 लोगों को ही दूंगा। तो ये परमिशन कहाँ से दी जाएगी? यूजर एंड ग्रुप पॉलिसीज की मदद से दी जाएगी, जो सर्वर के अकॉर्डिंगली सेट होती हैं। तो किसको कितनी सर्विसेज दी गई हैं, क्या परमिशंस दी गई हैं, ये इन्यूमरेशन के दौरान आप लोग पता लगाते हैं। और इसका जो फाइनल स्टेप आता है वो आता है सिस्टम हैकिंग, यानी कि जो 5th स्टेप बोला जाता है। तो सिस्टम हैकिंग जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सिस्टम हैकिंग यानी कि पूरे सिस्टम पे कंट्रोल कैसे बन सकता है, अगर कोई कमी आपको मिली है तो उसका फायदा कैसे उठाया जाए, उसे हैक कैसे किया जाए, ये होता है सिस्टम हैकिंग के अंदर। अब उसे हैक कैसे किया जाए और उसे सिक्योर कैसे किया जाए, ये एक एथिकल हैकर का काम होता है। देखिए, अगर हैकर होगा ब्लैक हैट तो वो उस कमी का फायदा उठाएगा, नेटवर्क पे अपना कब्जा जमाएगा, मिसयूज करेगा। अगर एथिकल हैकर होगा तो उसे सही करने के बारे में बात करेगा। तो ये डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। अब सिस्टम हैकिंग के बाद इसका एक बहुत बेहतरीन मॉड्यूल इसमें है जो है मलवेयर एंड थ्रेट्स। मलवेयर एंड थ्रेट्स जैसे कि नाम से पता चल रहा है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मलवेयर्स क्या होते हैं। मलवेयर का मतलब होता है, मलवेयर दो चीजों से मिलकर बना है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर को मलवेयर बोला जाता है। तो इसमें आपका ट्रोजन, वायरस, ठीक है, रैंसमवेयर्स, वॉर्म्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये सारी चीजें मलवेयर ही हैं, ठीक है। तो मलवेयर्स के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं, मलवेयर किस तरह से काम करते हैं, उन चीज़ों को डिटेक्ट करना, रिमूव करना, ये सारी चीज़ें मलवेयर एंड थ्रेट वाला जो चैप्टर है या मॉड्यूल है इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद इसका अगला आता है स्निफिंग। स्निफिंग क्या होता है कि एक नेटवर्क में किस तरह का डेटा फ्लो हो रहा है, ठीक है। मतलब नेटवर्क में जो डेटा फ्लो हो रहा है उस पर नज़र रखना और उस डेटा को चुराना, ये स्निफिंग के अंदर आता है। यानी कि मान के चलिए, एक तो अगर हम बात करें कि व्हाइट हैट हैकर्स के अकॉर्डिंग या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के अकॉर्डिंग, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये चेक करते हैं कि नेटवर्क में डेटा सही ढंग से फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं कोई उसमें कमी तो नहीं है। लेकिन अगर एक हैकर के नज़रिए से सोचा जाए तो ये थोड़ा अलग हो जाता है। हैकर के नज़रिए से कैसे कि नेटवर्क में जो भी डेटा फ्लो अप हो रहा है तो उसे कैसे कैप्चर किया जाए। कई बार सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उसके अंदर छुपी होती है, कई बार यूजर के आईडी, पासवर्ड्स, लॉगिन डिटेल्स और बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उसी डेटा के अंदर फ्लो होती रहती है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि नेटवर्क में जो भी डेटा फ्लो हो रहा है वो छोटे छोटे डेटा पैकेट्स के रूप में फ्लो होता है। उन डेटा पैकेट्स को चुराना ही और उन डेटा पैकेट्स को कैप्चर करना ही स्निफिंग के अंदर बताया जाता है। हालांकि
ये जितनी भी टर्म्स हैं इन्हें काफ़ी बड़े लेवल पर भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। मैंने आपको जस्ट शॉर्ट वे में इन चीज़ों को थोड़ा क्लियर किया है, ठीक है। अब मैं आगे बताता हूं आपको, क्योंकि हम CH वर्जन 11 के सारे कॉन्सेप्ट जानने वाले थे कि इसमें किस चीज़ का क्या मतलब है। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया और बहुत शॉर्ट में मैंने कोशिशें की हैं कि आपकी समझ में आए। तो होप सो ये सारे कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं सोशल इंजीनियरिंग के बारे में। देखिए सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये आपका सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ा होता है। किसी भी व्यक्ति के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, गूगल और जितनी भी लिंक्डइन वगैरह हैं, जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन पे जो उसके अकाउंट्स हैं उन एक्टिविटीज़ को चेक करना, ये सोशल इंजीनियरिंग के अंदर आता है। मान के चलिए इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारे लोग हैं जो फेसबुक पर अपनी जो डिटेल्स हैं वो अपडेट करते रहते हैं। फेसबुक पर अपनी डिटेल से क्या मतलब है कि मैं कब कहाँ जा रहा हूँ, मैं फ़िलहाल एयरपोर्ट पर हूँ, मुझे ये चीज़ खाना पसंद है, ये मेरा फ्रेंड सर्किल है, तो इस तरह की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वो फेसबुक पर डाल देते हैं। तो हैकर्स के लिए काफ़ी काम की चीज़ें होती हैं। क्यों? क्योंकि वो इन सारी एक्टिविटीज़ को कैलकुलेट करके ये अंदाज़ा लगा लेता है कि सामने वाले व्यक्ति को क्या पसंद है, कहाँ वो कब जाता है, कहाँ घूमता फिरता है, कौन उसके फ्रेंड सर्किल में, जो कि हैकर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें साबित होती हैं। तो हालांकि हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो सोशल इंजीनियरिंग के अंदर इन सारी एक्टिविटीज़ का एक बेनिफिट हैकर किस तरह से ले सकता है, कैसे उसे अपना टारगेट बना सकता है, कैसे उसके अकाउंट्स को कैप्चर कर सकता है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। उसके बाद बात आता है सोशल इंजीनियरिंग के बाद डिनाइल ऑफ सर्विस। गाइज यहां बताने से पहले मैं एक चीज करूंगा, दुनिया में हैकिंग की दुनिया में अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा हैकिंग ग्रुप कोई है तो उसका नाम है अनोनिमस। अनोनिमस हैकिंग ग्रुप यानी कि जो बहुत पावर रखता है पूरे वर्ल्ड में, जिसने काफ़ी बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए हैं। तो वो सबसे ज़्यादा जिस अटैक को करते हैं किसी भी वेबसाइट को डाउन करने के लिए या कोई भी इस तरह का इलीगल काम करने के लिए, वो यूज़ करते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक का। इसमें होता क्या है, कोई भी जो वेबसाइट है, वेब सर्वर है, कोई भी चीज़ है, वो पूरी तरह से इर्रेस्पॉन्सिव हो जाता है, यानी कि रेस्पॉन्स देना बंद कर देता है। अब मान के चलिए कोई ज़रूरी वेबसाइट है और वो रेस्पॉन्स देना बंद कर दे तो कितना बड़े लेवल पर नुकसान हो सकता है। हालांकि डॉस, इसे डॉस अटैक के नाम से भी जाना जाता है। और इसी की तरह एक और होता है डीडॉस, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, जिसमें जो है लाखों की संख्या में कंप्यूटर्स को एक तरह से टारगेट बना दिया जाता है। तो ये डॉस अटैक क्या है, किस तरह से इससे हम बच सकते हैं, किस तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल हैकर करते हैं, और एक अच्छा एथिकल हैकर या पेनिट्रेशन टेस्टर इससे किस तरह से बचेगा, वो सारे जो कॉन्सेप्ट हैं डॉस के अंदर आप लोगों को सिखाए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है डॉस के बाद आ जाता है सेशन हाईजैकिंग। ठीक है, सेशन हाईजैकिंग ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। सेशन हाईजैकिंग, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सेशन होता क्या है। देखिए सेशन में क्या होता है कि एग्जैक्टली एक यूजर जब भी लॉगिन कर रहा है, तो जब वो लॉगिन करता है तो एक सेशन क्रिएट होता है। सेशन किस तरह से क्रिएट होगा कि उसने अपने आईडी और पासवर्ड डाले, फिर लॉगिन बटन पे क्लिक किया, सबमिट पे क्लिक किया, वो आईडी पासवर्ड सर्वर के पास गए, और सर्वर के पास जब वो गए हैं और उसके पास जो रेस्पॉन्स आया जिससे कि वो लॉगिन हो जाता है, इस पूरी प्रक्रिया को एक सेशन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेशन हाईजैकिंग के अंदर एक अटैकर या हैकर उस पूरे सेशन को चुराने की कोशिश करता है ताकि जो जरूरी चीजें हैं वो उसके हाथ लग जाएं। क्रेडेंशियल्स हो सकते हैं, आपके आईडी पासवर्ड्स हो सकते हैं, कुछ जरूरी जानकारी हो सकती है, कोई जरूरी मैसेज हो सकता है। तो एक सेशन को किस तरह से कैप्चर किया जाए, ये सारी चीजें आती हैं सेशन हाईजैकिंग के अंदर, और उससे किस तरह से बच सकते हैं। एक अच्छा एथिकल हैकर या पेनिट्रेशन टेस्टर उससे किस तरह से बच सकता है, ये भी इसी के अंदर सिखाया जाता है। अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। ओके, तो अब हम जानते हैं इवेडिंग आईडीज, फायरवॉल एंड हनीपॉट्स के बारे में। देखिए इवेडिंग आईडीज, फायरवॉल एंड हनीपॉट्स वाले चैप्टर में आपको पता चलता है कि जो एक नेटवर्क के अंदर यूजर एंड ग्रुप्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से जो सर्विसेज हैं और बाकी चीज़ें उन्हें डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। एक फायरवॉल जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, फायरवॉल किस तरह से इंप्लीमेंट की गई है, क्योंकि फायरवॉल का जो काम होता है ना वो होता है अनवांटेड डेटा को रोकना। जो एक नेटवर्क के अंदर, मान के चलिए एक नेटवर्क है या एक कंप्यूटर है, आपने देखा होगा कि कोई भी मैलिशियस चीज़ अगर कंप्यूटर के अंदर एंटर करती है तो फायरवॉल मैसेज शो कर देता है, अलर्ट शो कर देता है कि भाई ये मैलिशियस है, ये वायरस हो सकता है। तो फायरवॉल के बारे में इसमें आपको बताया जाता है, फायरवॉल को बाईपास कैसे कोई कर सकता है, उसे सिक्योर हम कैसे कर सकते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें आते हैं। हनीपॉट्स यानी हैकर्स को पकड़ने के लिए एक जाल किस तरह से बनाया जाए, एक ट्रैप किस तरह से तैयार किया जाए जिसमें हैकर फंस जाए और आप उसे आसानी से पकड़ सको, ये सारी चीजें आती हैं आपकी इस वाले चैप्टर में, यानी कि इवेडिंग आईडीज, फायरवॉल एंड हनीपॉट्स। नेक्स्ट आता है हैकिंग वेब सर्वर्स। देखिए वेब सर्वर्स, हैकिंग वेब सर्वर से पहले आपको पता होना चाहिए कि वेब सर्वर क्या होते हैं।
कोई भी दुनिया की कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, कोई भी वेबसाइट है, आप जैसे गूगल का ही एग्जांपल ले लें, फेसबुक का ले लें, या फिर आपका याहू हो गया, इनका क्या है कि इनके पास सर्वर्स होते हैं जो डेटा को पूरी दुनिया में सेंड करते रहते हैं। गूगल का खुद का अपना सर्वर है जिसे हम जानते हैं गूगल वेब सर्वर के नाम से। तो गूगल वेब जो सर्वर है वो क्या करता है कि मतलब जितनी भी गूगल का जो डेटा है, चाहे वो ड्राइव का है, चाहे वो आपके आईडी पासवर्ड्स का है, चाहे इसकी अलग अलग तरह की सर्विसेज हैं, उनका जो डेटा है वो सब सर्वर से ही चल रहा होता है। तो हैकिंग वेब सर्वर्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो ये आते हैं कि कोई भी मतलब कोई भी हैकर है तो किसी भी नेटवर्क पे उसका जो वेब सर्वर है उस पूरे सर्वर पे कैसे कंट्रोल बना सकता है और उससे कैसे बचा जा सकता है। अब देखिए, बात अगर हम ये कर रहे हैं वेब सर्वर्स की, तो सर्वर पे अगर किसी व्यक्ति का कंट्रोल बन गया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मान के चलो एक सर्वर से अगर 1000 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं तो 1000 कंप्यूटर्स के डेटा को आप आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, आप देख पाएंगे, क्योंकि वो सीधा सर्वर से अगर कनेक्ट हुए तो अब सर्वर की जो मेन इंफॉर्मेशंस अगर आपके हाथ आ गई, लाइक सर्वर की इंफॉर्मेशंस की अगर मैं बात करूं, क्रेडेंशियल्स आपको मिल गए, या फिर उसके अंदर जो यूजर्स मैनेज कर रखे हैं उनके डेटा के साथ आप छेड़खानी कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, मैलिशियस इंफॉर्मेशंस उससे जुड़े हुए लोगों तक पहुंचा सकते हो। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, काफ़ी बड़े लेवल पर नुकसान इससे पहुंचाया जा सकता है। तो इससे कैसे बचें, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी टिप्स एंड टेक्निक्स इसके अंदर आती हैं हैकिंग वेब सर्वर्स के अंदर। उसके बाद आता है हैकिंग वेब एप्लीकेशंस। देखिए, सर्वर अलग चीज है और वेब एप्लीकेशंस अलग चीज है। वो एप्लीकेशंस जो वेब के जरिए यानी वेब सर्वर्स की मदद से चल रही हैं, तो उन एप्लीकेशंस को किस तरह से हैक किया जा सकता है, ये आता है हैकिंग वेब एप्लीकेशंस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है एसक्यूएल इंजेक्शन। देखिए गाइस, एसक्यूएल इंजेक्शन यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो एसक्यूएल इंजेक्शन से पहले आपको पता होना चाहिए डीबीएमएस और आरडीबीएमएस के बारे में, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और डीबीएमएस होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए, कोई भी वेबसाइट है, इसे एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि मान के चलो कोई भी वेबसाइट है, तो वेबसाइट के अंदर क्या होता है, यूजर होते हैं, एक एडमिन होता है उसका, बाकी यूजर्स होते हैं। मान के चलो एक हमारी वेबसाइट है मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग या फिर क्वालिटी प्लस की अगर हम बात करें, तो उसमें क्या होगा, एक मेन एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका यूजर आईडी पासवर्ड्स अलग होंगे, उससे जुड़े हुए जो यूजर्स हैं उनके अलग होंगे। आपकी भी जो आईडी है, मान के चलो आप जीमेल पर जुड़े हुए हैं, तो जीमेल पर आपकी जो आईडीज हैं वो अलग होंगी, और जीमेल की खुद की जो आईडी है, एडमिन वाली जो आईडीज हैं वो अलग होंगी। तो इसमें क्या होता है कि ये इतना बड़ा जो डेटा है, चाहे शॉपिंग वेबसाइट हो गई, चाहे एक नॉर्मल वेबसाइट हो गई, उन सभी के पास एक डेटाबेस जरूर होता है, यानी कि जहां पे ये डेटा आसानी से सुरक्षित रहता है। तो डेटाबेस बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है वो है एसक्यूएल का, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का। तो इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है कि अगर डेटाबेस बनाते टाइम एसक्यूएल के अंदर अगर कोई कमी रह जाए तो एसक्यूएल इंजेक्शन की मदद से कोई भी उसका फायदा उठा सकता है और जितने भी यूजर्स और एडमिन्स वगैरह की जानकारी है उसे वो चुरा सकता है, यानी कि पूरी तरह से एक वेबसाइट पे एक व्यक्ति अपना कंट्रोल बना सकता है। एसक्यूएल की कमी को छोटा नहीं, बहुत बड़े लेवल पर माना जाता है। एसक्यूएल इंजेक्शन काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है, किस तरह से काम करता है, कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ये सारी चीजें एसक्यूएल इंजेक्शन वाले जो कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर आपको बताई जाती हैं। उसके बाद इसमें एक और चैप्टर इंक्लूड किया गया है जिसका नाम है हैकिंग वायरलेस टेक्नोलॉजीज। तो अभी तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि वायरलेस टेक्नोलॉजीज के अंदर कौन कौन सी टर्म्स आती हैं। बहुत सी छोटी छोटी टर्म्स का भी उन्हें क्लियर नहीं होता, जैसे एसएसआईडी हुई, बीएसएसआईडीज हुई, ये सारी चीजें क्या है, क्यों यूज की जा रही। तो हैकिंग वायरलेस टेक्नोलॉजीज में सबसे पहले तो आपको ये फंडामेंटल टर्म्स हैं, इनके बारे में जानना। वेब क्या है, WAP क्या है, WPA क्या है, WPA2 क्या है, मतलब किस लेवल की सिक्योरिटीज़ हैं, किस हद तक इसका जो हैंडशेक है उसे कैप्चर किया जा सकता है, किस हद तक आईडी पासवर्ड्स को कैप्चर किया जा सकता है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक वाईफाई नेटवर्क पे कोई अपना कंट्रोल बना ले, और कितनी तरीके हैं जिससे कि हम उसे सिक्योर कर सकें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हैकिंग वायरलेस नेटवर्क्स वाले टॉपिक के अंदर आती हैं। उसके बाद आता है हैकिंग मोबाइल प्लेटफॉर्म्स। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। देखिए, हैकिंग मोबाइल प्लेटफॉर्म्स, तो इसमें आपको बताया जाता है कि मोबाइल का इस्तेमाल करके किसी पे आप किस हद तक कंट्रोल बना सकते हैं, किस हद तक हैक कर सकते हैं। या फिर एक तरीका है कि मोबाइल पर आप कैसे कंट्रोल बनाएंगे, किसी का भी जो मोबाइल डिवाइस है उसे आप किस तरह से हैक कर सकते हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जिनका इस्तेमाल हैकर्स करते हैं, कौन सी ऐसे तरीके हैं जिनसे कि आप उन्हें एक अपनी डिवाइस को सिक्योर कर सकते हैं और बचा सकते हैं। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आते हैं आपके हैकिंग मोबाइल प्लेटफॉर्म वाले चैप्टर के अंदर। फिर आता है आपका IoT हैकिंग। IoT का पूरा नाम होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देखिए गाइस, आप लोगों को पता है आज की डेट में जितनी भी चीज़ें हैं हर चीज़ इंटरनेट से जुड़ी हुई है।
तो जितनी भी चीज़ें इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं उन्हें किस तरह से हैक किया जा सकता है, ये कॉन्सेप्ट होता है आईओटी के अंदर। मैं छोटे छोटे एग्जांपल दूंगा। आज की डेट में घर की जो सिक्योरिटी है वो भी इंटरनेट से ही हैंडल होती है। वाईफाई कैमराज या इंटरनेट कनेक्टेड कैमराज लगे होते हैं जिनकी मदद से आप कहीं भी बैठकर उस कैमरे से आप अपने घर को, शॉप को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप मॉनिटर कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें, इवन एलेक्सा हो गया और बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो जिनसे मतलब वो सारी चीज़ें जो इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं उन्हें किस तरह से हैक किया जा सकता है, उन्हें किस तरह से ट्रैक किया जा सकता है, उन पर किस तरह से कंट्रोल बनाया जा सकता है और उन्हें किस तरह से हम सिक्योर कर सकते हैं, ये आता है आईओटी के अंदर। एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट इंक्लूड इसके अंदर हुआ जिसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। देखिए क्लाउड क्या होता है, क्लाउड की मदद से आप डेटा स्टोरेज को शेयर कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान के चलिए आपकी वेबसाइट है और उस वेबसाइट में को प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए आपको ज़रूरत है कि आपके पास कम से कम 2 टेराबाइट स्पेस होना चाहिए या 20 टेराबाइट स्पेस होना चाहिए, आपके पास डेटाबेस होने चाहिए, मेमोरी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर ये पूरा सेटअप आप बनाते हैं तो आपका खर्चा आता है करोड़ों रुपए में। लेकिन अगर आप इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो ये सारी चीज़ें इंटरनेट से रेंट पर भी आप ले सकते हैं, यानी कि एक तरह से उधारी ले सकते हैं। तो ये कहलाता है क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड स्टोरेज। कोई भी चीज़ आप क्लाउड पर आज की डेट में चला सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। और आज की डेट में ज़्यादातर जो डेटा है वो क्लाउड पर ही मैनेज हो रहा है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़ी हुई जरूरी जितनी भी चीज़ें हैं, इसे किस तरह से मैनेज करते हैं, हैकर इस पर किस तरह से कंट्रोल बना सकते हैं, कैसे आप सिक्योर कर सकते हैं, ये सारा कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग वाले कॉन्सेप्ट में आता है। और इसका एक और फाइनल चैप्टर है जिसका नाम है क्रिप्टोग्राफी। तो देखिए क्रिप्टोग्राफी क्या चीज़ है, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है किसी भी मैसेज को हाइड करने के तरीके या फिर उसे एक स्पेशल तरीके से लिखने का तरीका। ये दो चीज़ों से मिलकर बना है क्रिप्टो और ग्राफिन्स, यानी कि हिडन मैसेज को लिखने का एक तरीका। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कई बार आपने पुरानी फिल्मों में कुछ डायलॉग सुने होंगे कि अगर आप वहाँ पर जाते हो तो मेरा बंदा वहाँ पे मिलेगा, आपको उसे ये बोलना है कि तेरे पास चाबी है क्या, या फिर तेरे पास माचिस है क्या। ये क्या एक शॉर्ट फॉर्म हो गई जिससे वो समझ जाएगा कि इसे उसी ने भेजा है। फिल्मों के डायलॉग्स बता रहा था, रियल लाइफ में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखिए एक मैसेज है जिसमें मैंने लिखा TWO2, ये सबकी समझ में आ रहा है, प्लेन टेक्स्ट मैसेज हम इसे बोलेंगे। अब एक कन्वर्टेड मैसेज के बारे में मैं बात करता हूँ। मान लो T को हम मान लेते हैं A और W को मान लेते हैं B और O को मान लेते हैं C। तो अगर ये तो मुझे पता है कि मैंने T को A माना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक रियल मैसेज को हमने अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये पूरी जो टेक्निक्स हैं, जैसे कि कई बार आप ये सुनते हैं कि भाई हैश वैल्यूज हो गई या कन्वर्टेड फॉर्म्स हो गई, ये सारा कुछ क्रिप्टोग्राफी के अंदर आता है। मैसेज को अलग तरीके से लिखने का तरीका, इसका फायदा ये होता है कि जिसने लिखा है इसे वही समझ सकता है और जिसे इसकी की पता है वो समझ सकता है, बाकी कोई इसे नहीं समझ सकता। तो ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो CH वर्जन 11 के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। और इन सब के अलावा अगर आप चाहते हैं कि डिटेल वीडियोस में आप लोगों को इसके प्रोवाइड करूं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसे लगा और भविष्य में इस तरह की जो जानकारी है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूं या ना करूं। और फिलहाल चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।